बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ आरसीसी लिंटल। आरसीसी लिंटल इज़ अ बीम प्रोवाइडेड ओवर डोर्स, विंडो और एनी अदर ओपनिंग टू ट्रांसफ़र द लोड्स फ्राम द वॉल अबव टू द साइड। दरवाज़ों, खिड़कियों या किसी दूसरी खाली जगह जैसा कि रोशनदान है, इसके अलावा वरांदा है, ऐसी जगहों पर ब्रिक मैसनरी के वज़न को सहारने के लिए एक बीम मुहैया किया जाता है। उस बीम को हम आरसीसी लिंटल कहते हैं। लिंटल करता क्या है कि लिंटल के ऊपर जो दीवार होगी, ब्रिक मैसनरी वाल होगी, ये पहले उसके वज़न को सपोर्ट करेगा और फिर उस लोड को महफूज तरीके से साइड्स वाल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसा बीम जो दरवाज़ों, खिड़कियों या रोशनदानों के ऊपर चुनाई के वज़न को सहारने के लिए प्लेस किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे बीम को हम आरसीसी लिंटल कहते हैं। आरसीसी बीम के लिंटल के डिज़ाइन से क्या मुराद है? तो डिज़ाइन हमें बेसिकली दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नंबर वन है स्ट्रक्चरल क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस, कि जो स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन होगा उसकी हमें ये मेजरमेंट्स बताएगा कि लिंटल की ब्रेथ कितनी रखनी है और लिंटल की हाइट हम लोड के हिसाब से कितनी रखेंगे। डिज़ाइन जो है वो जो दूसरी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आरसीसी बीम के अंदर दो तरह के जोन होते हैं, कंप्रेशन जोन और दूसरा टेंशन जोन है। कंप्रेशन जोन के अंदर तमाम कंप्रेशन फोर्सेस को कंक्रीट बियर करती है, जबकि टेंसाइल जोन के अंदर, टेंशन जोन के अंदर तमाम टेंसाइल फोर्सेस को स्टील जो है वो काउंटर करता है या रेजिस्ट करता है। तो डिज़ाइन हमें ये इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा कि टेंशन जोन के अंदर जो हमने स्टील बार प्रोवाइड करनी है, उन स्टील बार की तादाद कितनी रखनी है, उनका डाया कितना रखना है। यानी कि डिज़ाइन हमें रीइंफोर्समेंट डिटेल भी, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर की रीइंफोर्समेंट डिटेल भी ये डिज़ाइन हमें मुहैया करेगा। मटेरियल के लिहाज से जो आरसीसी का जो लिंटल है वो टिम्बर से भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आप जो लकड़ी है उसको इस्तेमाल किया जाता है मैसनरी वर्क के लोड को सपोर्ट करने के लिए। इसको पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू इट कास्ट वो जो इंतहाई कम है। नंबर टू है मटेरियल के लिहाज से ब्रिक मैसनरी है कि जो दीवार है दरवाज़ों के ऊपर या खिड़कियों के ऊपर उसके वज़न को सहारने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्रिक मैसनरी का ही जो है वो लिंटल बना लिया जाता है। इसमें इसको बनाते कैसे हैं कि जो ब्रिक्स हैं उनको हमने ऑन एंड्स लगाना है, और ये जो ब्रिक मैसनरी का लिंटल है ये 1 मीटर के स्पैन के लिए मौजू होता है, इससे ज़्यादा स्पैन के लिए ये जो सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट वन है स्टोन मैसनरी। तो जिस तरह हम ईंटों की चुनाई की मदद से लिंटल को बना लेते हैं, इसी तरह ब्रिक में जो स्टोन है अच्छे जो है वेल ड्रेस स्टोन्स, उनको भी हम एज आ लिंटल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी चुनाई करके। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जो स्टोन है इसकी टेंसाइल फोर्सेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से अगर हम जो है स्टोन का पत्थर का लिंटल बनाएंगे तो उसमें जो लोड को सपोर्ट करने के दौरान उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वन है स्टील जो है मटेरियल के लिहाज से लिंटल। इसमें स्टील लिंटल में हम क्या करते हैं कि आई शेप जो है स्टील गर्डर है उसको हम एज आ जो है लिंटल के तौर पे, एज आ बीम के तौर पे जो है वो किसी भी ओपनिंग पे वज़न को सहारा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल। जो रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल है इसमें हम कंक्रीट के साथ साथ स्टील के साथ साथ जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं उनको भी हम लिंटल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके इस्तेमाल से जो लिंटल की कास्ट है उसमें कमी आ जाएगी, और ये जो रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल है ये तकरीबन 2 मीटर के स्पैन के लिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट वन है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल। आजकल जो है वो आरसीसी का ही लिंटल बनाया जाता है जिसमें हम कंक्रीट और स्टील को जो है एज अ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इसकी स्ट्रेंथ है, बाकी तमाम जो लिंटल्स हैं उनके मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट ये है कि हमने अगर आरसीसी का भी लिंटल डिज़ाइन करना है तो इसके डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होंगे, डिज़ाइन स्टेप्स क्या होंगे। नंबर वन ये होगा कि हमने
ब्रेथ ऑफ लिंटल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने लिंटल की जो मेजरमेंट्स हैं, जिनमें उसकी ब्रेथ आती है, लिंटल की हाइट आती है, लिंटल का स्पैन आता है, उसका हमने एक आइडिया लगाना है कि लिंटल की जो ब्रेथ है, हाइट है और लेंथ है, वो स्पैन के लिहाज से हम कितनी रख सकते हैं। तो नंबर वन जो पहला डिज़ाइन स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने ब्रेथ ऑफ लिंटल निकालनी है कि लिंटल की चौड़ाई कितनी होगी। ब्रेथ ऑफ लिंटल शुड बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, कि जिस दीवार में हमने दरवाज़ा लगाना है, विंडो लगानी है, डोर लगाना है, विंडो लगानी है, जितनी दीवार की मोटाई होगी लिंटल की जो ब्रेथ है वो भी उतनी ही रखी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 9 इंच वॉल के लोड को सपोर्ट करने के लिए RCC लिंटल डिज़ाइन करना है, तो जो लिंटल की ब्रेथ होगी वो भी हम 9 इंच ही रखेंगे। अगर 13.5 इंच की दीवार है, उसके वज़न को सपोर्ट करना है लिंटल की मदद से, तो जो लिंटल होगा उसकी ब्रेथ भी हम 13.5 इंच ही रखेंगे। कि जो ब्रेथ है वो डिपेंड करती है लिंटल जो दीवार है उसकी थिकनेस के ऊपर, और लिंटल की जो ब्रेथ है वो थिकनेस ऑफ वॉल के लिहाज से ही हम जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि हाइट ऑफ लिंटल, कि लिंटल की हम हाइट कितनी रखेंगे। तो ये एक लिंटल का जो है वो एलिवेशन है, उसका फ्रंट व्यू है, जिसमें लिंटल की जो डायमेंशंस या लिंटल कैसे लोड को ट्रांसफ़र करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो दिखाया गया है। कि ये जो मेजरमेंट होगी, इसको हम ये जो विद इन वॉल है, ये क्लियर स्पैन ऑफ डोर, विंडो या वेंटिलेटर होगा। तो जो ये मेजरमेंट है लिंटल की, ये लेंथ ऑफ या स्पैन ऑफ लिंटल कहलाएगी, और ये जो मेजरमेंट है ये हाइट ऑफ लिंटल कहलाएगी। तो हाइट ऑफ लिंटल कैलकुलेशन में हमने जो एक मेन पॉइंट है वो ये जो है उसको माइंड में रखना है कि हाइट ऑफ लिंटल जो है वो डिपेंड करती है हाइट ऑफ ब्रिक लेयर्स के ऊपर। कि जो हमने ईंटें लगानी है, जिसको हरफ आम में ईंटों का रद्दा कहते हैं, कि जो लिंटल की हाइट है वो ईंटों के रद्दों के हिसाब से होगी। हम जो है ईंट को अगर स्ट्रेचर लगाते हैं या हेडर लगाते हैं, तो जो नॉर्मली ईंट का साइज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है 9 इंचज़ बाय 4.5 इंचज़ 4.5 इंचज़ इंटू 3 इंचज़, ये जो नॉर्मली ब्रिक का साइज़ रखा जाता है या समझ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ब्रिक लेयर है उसको चाहे हम स्ट्रेचर लगाएं चाहे हेडर लगाएं, तो जो एक लेयर की हाइट होगी विदाउट मार्टर वो 3 इंच जो है वो कंसिडर की जाती है। तो हाइट ऑफ लिंटल जो है वो ब्रिक लेयर्स की हाइट के लिहाज से, जो ईंटों की लेयर हमने लगाई है उसकी हाइट के लिहाज से ही हम रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिंटल की हाइट हमारे पास आ रही है 7 इंचज़, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हाइट है लिंटल की वो 2 ईंटों के रद्दों से ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है कि इसको राउंड फिगर में करके से करके इसकी हाइट 3 रद्दों के बराबर कर देनी है, क्योंकि एक रद्दे की हाइट जो है 3 इंच होती है, दो रद्दों की हाइट जो है 6 इंच होगी, और 3 रद्दों की हाइट जो है वो 3 ब्रिक लेयर्स की हाइट जो है वो 9 इंचज़ होगी। तो जो लिंटल की हाइट है वो डिपेंड करती है ब्रिक लेयर्स के ऊपर, कि लिंटल की हाइट को हमने विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक लेयर्स जो है वो डिसाइड करना है या रखना है। तो हाइट ऑफ लिंटल कैलकुलेट करने के जो है वो 4 तरीके हैं। चारों तरीक़ों से हम हाइट ऑफ लिंटल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 है कि हाइट ऑफ लिंटल जो है वो बेरिंग ऑफ लिंटल के बराबर होगी। अब बेरिंग ऑफ लिंटल क्या होता है कि लिंटल दरवाजे से खिड़की से जितना आगे एक्सटेंड होता है, ये जो पोर्शन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक डोर का जो फ्रेम आ रहा है, तो इससे आगे जितना लिंटल दीवार में जो लिंटल का ओवरलैप होगा, चढ़ाव होगा, जितना लिंटल दरवाजे से आगे बढ़ा हुआ होगा उसको हम बेरिंग कहते हैं। तो हाइट ऑफ जो लिंटल है वो हम बेरिंग ऑफ लिंटल के बराबर रख सकते हैं। अब बेरिंग ऑफ लिंटल जो है वो नॉर्मली 6 इंच होती है, या इसको अगर MK सिस्टम में लेते हैं तो जो बेरिंग ऑफ लिंटल है वो तकरीबन 15 सेंटीमीटर जो है हम रख सकते हैं, और मिलीमीटरों में तकरीबन ये 150 मिलीमीटर तक इसकी बेरिंग ऑफ लिंटल जो है हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 है कि हाइट ऑफ लिंटल इज़ इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, कि जितनी दीवार की मोटाई है, 9 इंच की दीवार है तो लिंटल की हाइट भी हम 9 इंच ही रख सकते हैं। अगर 4.5 इंच की दीवार है तो लिंटल की हाइट हम 4.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन उसको राउंड फिगर में करके 2 रद्दों के बराबर जो है वो कर लेंगे, क्योंकि लिंटल की हाइट हमने ब्रिक लेयर्स के हिसाब से इसको डिसाइड करना है, ताकि
ब्रिकलेयर्स के मुताबिक इसको इसलिए एडजस्ट किया जाता है ताकि जो ऊपर से आने वाला लोड है, जो लेयर्स का लोड है, वो जो है इक्वल तरीके से जो है वो लिंटल के थ्रू नीचे वाली वाल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो हाइट ऑफ लिंटल जो है हम थिकनेस ऑफ वाल के बराबर भी रख सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया, ये जो तीसरा और चौथा क्राइटेरिया है हाइट निकालने का, इनको फील्ड प्रैक्टिस मेथड भी कहते हैं। इनको आप इनको ऐसे कह लें कि ये थंब रूल के तरीके भी हैं कि हाइट ऑफ लिंटल होगी 1 इंच फॉर 1 फीट स्पैन। 1 फुट के लिए, 1 फुट का अगर स्पैन है तो उसके लिए हम हाइट ऑफ जो लिंटल है वो 1 इंच रख सकते हैं। मज़ीद इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लिंटल का जो क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन से मुराद जो है ओपनिंग डोर, विंडो या वेंटिलेटर, उसका साइज जो है वो 6 फीट है। तो इस मेथड के लिहाज से जो थंब रूल है या फील्ड प्रैक्टिस है कि हम हाइट ऑफ लिंटल कैसे निकालेंगे कि जितने फीट स्पैन है उतने हमने इंच के कंसिडर कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 इंच स्पैन आ गया, इसमें प्लस 1 इंच हम इसमें 1 इंच खुद से ऐड करेंगे, तो अब लिंटल की जो हाइट है वो 7 इंच हो जाएगी। अब लिंटल की हाइट हम डिसाइड करते हैं ब्रिक लेयर्स के हिसाब से। तो एक लेयर की हाइट जो है वो 1 लेयर की हाइट 3 इंच होती है, 2 लेयर्स की हाइट 6 इंच होती है और 3 लेयर्स की हाइट 9 इंचज़ होगी। तो अब ये 2 लेयर्स से ज़्यादा है और 3 लेयर से हाइट जो लिंटल की कम आ रही है, तो इसको क्या करना है, से करके हमने 9 इंच कर देना है। तो तीसरा मेथड में क्या होगा कि हाइट ऑफ लिंटल हम रखेंगे 1 फीट के लिए 1 इंच जो है हम हाइट ऑफ लिंटल रखें। अगर फॉर एग्जांपल लिंटल का स्पैन 6 फीट है तो 6 इंच हाइट होगी लिंटल की, प्लस उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे क्योंकि ये थंब रूल है, फील्ड प्रैक्टिस है, तो ये 7 इंच हो जाएगा। तो 7 इंच हम लिंटल की हाइट रख नहीं सकते, लिंटल की हाइट हम रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक लेयर्स। तो उसको हम लेयर्स की जो है वो हाइट के लिहाज से उसको हम डिसाइड कर लेंगे। अब इसको राउंड फिगर में कम क्यों नहीं करना, उसका नुकसान क्या होगा कि लोड के हिसाब से ये जो हाइट है वो 7 इंच आ रही है, तो अगर हम इसकी हाइट को कम करेंगे तो लोड की वजह से जो है लिंटल वो फेल हो जाएगा। तीसरा नंबर 4 मेथड क्या है, ये MK सिस्टम के लिए। जो नंबर 3 मेथड है ये FPS सिस्टम में सिर्फ इस्तेमाल होगा, इसको SI सिस्टम में या MK सिस्टम में यूज़ नहीं किया जाएगा। और इसी तरह जो नंबर 4 लेंथ निकालने का क्राइटेरिया है, इसको हम MK सिस्टम में और सिस्टम इंटरनेशनल में इस्तेमाल करेंगे कि अगर 1 मीटर का स्पैन है तो उसके लिए लिंटल की हाइट हम 7.5 सेंटीमीटर रखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 मीटर का स्पैन है तो अगर 1 मीटर के लिए 7.5 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर के लिए ये लिंटल की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये 4 तरीके हैं, चारों तरीक़ों से हमने लिंटल की हाइट कैलकुलेट कर ली। अब डिज़ाइन में हमने किस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो इन चारों में से इन चारों के मुताबिक जो हमने हाइट कैलकुलेट की है, फाइंड आउट किया है, ये सेफ़ है हाइट। अगर चारों में से किसी भी लिंटल डिज़ाइन कर देते हैं तो उससे क्या होगा, लिंटल फेलियर की तरफ नहीं जाएगा, ना ही लिंटल फेल होगा। फॉर एग्जांपल अगर बेरिंग ऑफ लिंटल के हिसाब से हाइट आ रही है लिंटल की 9 इंच आ रही है, थिकनेस ऑफ वाल के हिसाब से लिंटल की हाइट आ रही है 6 इंच आ रही है, थिकनेस ऑफ वाल के हिसाब से हाइट आ रही है 9 इंचज़, और ये जो थंब रूल है जनरल फील्ड प्रैक्टिस है इसके हिसाब से हाइट आ रही है फॉर एग्जांपल 9 इंचज़। और इन तीनों में से अब ये तीनों मेथड जो हैं वो हाइट निकालने के लिए सेफ़ हैं। किसी पे भी डिज़ाइन करेंगे लिंटल की हाइट जो है वो लिंटल स्टेबल रहेगा, फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इन तीनों में से हमने कौन सी हाइट को डिज़ाइन में सेलेक्ट करना है, तो अगर हम 9 इंच हाइट रखते हैं तो इसका क्या होगा कि स्ट्रक्चर सेफ तो रहेगा लेकिन कास्ट जो है वो जो लिंटल है वो अनइकनॉमिकल कंडीशन की तरफ चला जाएगा। क्वांटिटी ऑफ स्टील और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके मुकाबले में अगर जो लीस्ट वैल्यू है इन तीनों में से वो 6 इंचज़ है, 6 इंचज़ के ऊपर अगर हम लिंटल को डिज़ाइन करेंगे तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये तीनों जो हैं वो सेफ़ हैं, स्टेबल हैं, लिंटल फेल नहीं होगा। तो अगर 6 इंचज़ के ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे तो लिंटल का जो साइज़ है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो कम हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कम होने की वजह से उसका फ़ायदा क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ स्टील भी कम होगी और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट भी। तो इस लिहाज से जो अगर हम कम हाइट के ऊपर इसको डिज़ाइन करेंगे तो कास्ट जो है उसको अफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करेगा। थर्ड जो मेजरमेंट है लिंटल की जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है इफ़ेक्टिव स्पैन। इफ़ेक्टिव स्पैन क्या होता है? इफ़ेक्टिव स्पैन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा स्पैन जिसके ऊपर लोड असरअंदाज होता है। बीम का लिंटल की लंबाई का वो हिस्सा जिसके ऊपर से आने वाला लोड इफ़ेक्ट होता है
या वो लंबाई जो लोड को बर्दाश्त करके नीचे सहारों के ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर ट्रांसफ़र करती है, उस लेंथ को हम इफ़ेक्टिव स्पैन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द स्पोर्ट और सेंटर टू सेंटर ऑफ स्पोर्ट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव स्पैन, के सहारों के एक सहारे के मरकज़ से लेकर दूसरे सहारे के मरकज़ तक जो लंबाई होगी, जो स्पैन होगा, उस स्पैन को हम इफ़ेक्टिव स्पैन कहेंगे। तो ये भी जो लिंटल के एलिवेशन से मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्पैन है ये क्लियर साइज़ ऑफ लिंटल है या डोर साइज़ है। डोर साइज़ से डोर्स के फ्रेम से आगे हमने लिंटल को एक्सटेंड किया, जिसको हम बेरिंग ऑफ लिंटल कहते हैं। और बेरिंग ऑफ लिंटल जो है वो बोथ साइड पे होगी, दोनों तरफ होगी, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। और ये बेरिंग क्या करती है, बेरिंग मुहैया करने का मकसद क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको क्लियर साइज़ के ऊपर ही डिज़ाइन कर देते हैं। जितना दरवाजे का, खिड़की का या रोशनदान का जो है वो क्लियर साइज़ है, उसी के ऊपर हम इस आरसीसी लिंटर को डिज़ाइन कर देते हैं। तो इसका नुकसान क्या होगा कि ये जो ऊपर से आने वाला सारा अपकमिंग लोड है ये लिंटल पे एक दफ़ा तो आएगा, ये इसको बियर करेगा, लेकिन इस लिंटल ने ऊपर से आने वाले वज़न को जो है महफूज तरीके से नीचे वाली दीवार के ऊपर, सहारों के ऊपर मुंतकिल करना है। अगर हम यहाँ तक कि लिंटल डिज़ाइन कर देंगे जितना दरवाजे का साइज़ है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि ऊपर से आने वाला सारा वज़न जो है वो एक दफ़ा तो लिंटल पे आएगा, लेकिन लिंटल ने उस वज़न को दोबारा डोर के फ्रेम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है। जबकि जो डोर है उसके फ्रेम की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ऊपर से आने वाले वज़न को बर्दाश्त करे। और लिंटल हम डिज़ाइन भी इसलिए करते हैं कि लिंटल ऊपर से आने वाले वज़न को महफूज तरीके से साइडों पर मुंतकिल कर दे, साइडों वाली दीवार पर, और दरवाजे के फ्रेम के ऊपर या डोर के ऊपर किसी भी किस्म का लोड ना आए। तो इफ़ेक्टिव स्पैन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो बेरिंग होती है, बेरिंग सपोर्ट का काम करती है। बेरिंग की मदद से जो अपकमिंग वेट है वो साइड वाल्स के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें इफेक्टिव स्पैन निकालने का एक तरीकाकार तो क्या है कि ये जो बेरिंग है, हाफ एक साइड से प्लस कर दें, हाफ एक साइड से प्लस कर दें, तो एक स्पोर्ट के सेंटर से लेकर दूसरी स्पोर्ट के सेंटर तक जो लोड होगा उसको हम इफ़ेक्टिव, जो स्पैन होगा सॉरी, उसको हम इफ़ेक्टिव स्पैन कहेंगे। तो इफ़ेक्टिव स्पैन निकालने के जो हैं वो 3 क्राइटेरिया हैं इसके भी, इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए भी। पहला क्राइटेरिया क्या है कि इफेक्टिव स्पैन बराबर होगा क्लियर स्पैन प्लस रफ डेप्थ। अब क्लियर स्पैन क्या है, जितना डोर साइज़ है, जितना विंडो साइज़ है, जितना वेंटिलेटर है या वरांडा का साइज़ है, वो लिंटर का क्लियर स्पैन हम कंसिडर करेंगे। अगर इसके अंदर ये जो हमने ऊपर हाइट कैलकुलेट की है लिंटल की, इनमें से जो लीस्ट वैल्यू हमने सेलेक्ट की है, अगर उसको हम क्लियर स्पैन के अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्लियर स्पैन प्लस हाफ बेरिंग फ्रॉम साइड्स, कि हम क्या करें कि दोनों साइड पे जो हमने बेरिंग प्रोवाइड की है, राइट साइड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, हाफ बेरिंग जो है दोनों साइड से ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। और तीसरा इसका क्राइटेरिया क्या है कि हम क्या करें, क्लियर स्पैन के अंदर थिकनेस ऑफ वाल ऐड कर दें। जितनी दीवार की मोटाई है 9 इंच है, 13.5 इंच है, 4.5 इंच है, या जितनी हमने अगर सेंटीमीटरों में है तो 15 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जितनी भी वैल्यू हमने जो है रिक्वायरमेंट के लिहाज से स्लैब की रखी हुई है, सॉरी इसकी दीवार की रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर स्पैन के अंदर उतनी थिकनेस ऑफ वाल ऐड कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। अब ये 3 वैल्यू हैं, तीनों वैल्यू में से हमने डिज़ाइन में वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करनी है, तीनों के ऊपर अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सेफ़ होगी। बीम की जो लेंथ आएगी वो स्टेबल रहेगी, बीम जो है वो लोड की वजह से, सॉरी लिंटल जो लोड की वजह से फेल नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या करना है कि इन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये कास्ट फ्रेंडली होगी। जब लंबाई हम कम सेलेक्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ स्टील और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो कम हो जाएगी। तो इन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू आएगी उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। अब ये जो मेजरमेंट हमने कैलकुलेट की हैं, ब्रेथ ऑफ लिंटल है, हाइट ऑफ लिंटल है, ये जो हाइट ऑफ लिंटल है ये विद रिस्पेक्ट टू लोड नहीं है। हमने इसका एक आइडिया लगाया है कि लिंटल की हाइट इतनी हो सकती है, और ये इफेक्टिव स्पैन जो है ये लोड के हिसाब से हम इतना डिसाइड कर सकते हैं। इन ये जो हमने ब्रेथ, हाइट और लेंथ कैलकुलेट की है, इसका मकसद क्या है वो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा कि हमने लोड कैलकुलेशन करनी है। लिंटल को डिज़ाइन करने के लिए हमने लोड कैलकुलेट करने है कि लिंटल पे कितनी किस्म तरह के लोड आते हैं। तो अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग जो है वो 2 तरह की हो सकती हैं, लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर और दूसरा है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग। लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्लैब के लोड को
बर्दाश्त करने के लिए या ऊपर अपकमिंग लोड को बर्दाश्त करने के लिए दीवारें जो हैं वो लोड को बियर करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और फिर वाल्स के थ्रू जो लोड है वो फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसमें क्या होता है कि जो वाल्स हैं वो सिर्फ पार्टीशंस के लिए होती हैं। इसमें जो लोड की जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो इस तरह से होती है कि स्लैब के लोड को फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में बीम सपोर्ट करता है, बीम के लोड को कॉलम सपोर्ट करते हैं, कॉलम के थ्रू वो लोड फाउंडेशन पे जाता है और फाउंडेशन से वो साइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो हम लोड कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमने लोड बेरिंग वाल स्ट्रक्चर के लिए लिंटल जो है डिज़ाइन करना है, तो उसमें क्या होगा कि लिंटल के ऊपर बीम का, अगर हमने बीम डाले हुए हैं तो बीम का वज़न भी आएगा, उसके अलावा स्लैब का छत का वज़न भी आएगा, और लिंटल का अपना वेट भी होगा, और लिंटल जिस दीवार को सहारा दे रहा है उसका वज़न भी आएगा। लेकिन अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए लोड कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए लोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो तरह के लोड आएंगे। एक होगा सेल्फ वेट ऑफ लिंटल, या डेड लोड ऑफ लिंटल, या वेट ऑफ लिंटल, यानी कि लिंटल का अपना वज़न होगा। और दूसरा जो हमारे पास वेट होगा वो होगा वेट ऑफ मैसनरी। मैसनरी का वेट क्या होगा कि जिस दीवार को लिंटल ने सहारा दिया हुआ है उसके वज़न को भी पहले तो लिंटल ने बर्दाश्त करना है ना, और लिंटल का जो साइज़ होगा, लिंटल की हाइट होगी, वो इसी लोड के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू लोड हमने कितनी हाइट रखनी है। तो डिज़ाइन करते हुए लोड कैलकुलेशन में हमारे पास दो तरह के लोड आएंगे। एक वेट ऑफ लिंटल होगा, सेल्फ वेट ऑफ लिंटल, और दूसरा होगा नंबर 2 होगा वेट ऑफ मैसनरी वर्क या मैसनरी वॉल। किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी मटेरियल का अगर आपने वेट निकालना है तो इसके लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? इसको मखसूस वज़न कहते हैं। ऐसा वज़न जो वॉल्यूम के लिहाज से होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, उस वेट को हम स्पेसिफिक वेट, मखसूस वज़न या वेट डेंसिटी कहते हैं। और स्पेसिफिक वेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ये बराबर होता है वेट ओवर वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट होगा कि जो मटेरियल जिसका हम वेट निकाल रहे हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी कितनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हमने आरसीसी की किसी भी बॉडी का, किसी भी स्ट्रक्चर का वज़न निकालना है, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ आरसीसी होगा, क्योंकि वो जो बॉडी है वो आरसीसी बनी है। बाकी हमने वेट कैलकुलेट करना है, और नीचे आ जाएगा कि वॉल्यूम से मुराद क्या होगा कि जो जिसका हम वज़न निकाल रहे हैं उसका साइज़ कितना है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना है। तो अगर हमने लिंटल का वेट निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक वेट इज़ इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट होगा वो हमें गिवन होगा, हमें पता होगा कि जो लिंटल है वो आरसीसी का बना है तो उसके लिए स्पेसिफिक वेट 2400 और 150 होता है। अगर वो लिंटल पीसीसी का बना है तो उसके लिए स्पेसिफिक वेट 2300 और 144 होता है। अगर वो लिंटल हमने स्टील का बनाया है तो उसके लिए स्पेसिफिक वेट जो है 7850 और एफपी सिस्टम में 490 पाउंड पर फिट होता है। अगर वो लिंटल जो है वो ब्रिक मैसनरी का बना हुआ है तो उसके लिए स्पेसिफिक वेट जो है वो 1920 और एफपी सिस्टम में 120 होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस मटेरियल का लिंटल बनाया है। तो हमारा जो डिज़ाइन टॉपिक है वो आरसीसी लिंटल का है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट होगा लिंटल का वो 2400 किलोग्राम एमके सिस्टम में, और एफपी सिस्टम में इसकी वैल्यू 150 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट ली जाएगी। स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है? वेट ओवर वॉल्यूम। तो अब हमने यहाँ से वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हमने निकालना है सेल्फ वेट ऑफ आरसीसी लिंटल। ये किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ आरसीसी लिंटल इनटू वॉल्यूम ऑफ लिंटल। तो स्पेसिफिक वेट, अगर कोई भी आरसीसी का स्ट्रक्चर है तो उसका जो स्पेसिफिक वेट होगा वो 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसका वॉल्यूम जो है 1 क्यूबिक मीटर होगा तो उसके अंदर 2400 किलोग्राम आरसीसी आएगी। और अगर हम कोई ऐसा जो पैमाना ले लेते हैं, कोई ऐसा वेसल ले लेते हैं जिसका जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक फीटर है, 1 क्यूबिक फीट है, तो इसके अंदर जो आरसीसी का वेट आएगा, आरसीसी मेरा कंक्रीट और स्टील का वेट आएगा, वो 150 पाउंड्स होगा। तो जब हमने सेल्फ वेट ऑफ आरसीसी लिंटल निकालना है वो किस तरह से निकालेंगे? स्पेसिफिक वेट ऑफ आरसीसी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिंटल। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ आरसीसी होगा एमकेएस सिस्टम में 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड वाले सिस्टम में ये 150 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट होगा। अब वॉल्यूम ऑफ लिंटल कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री शेप के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर कोई शेप है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर तो उसका वॉल्यूम का निकालने का फार्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट।
अगर कोई ज्योमेट्री की शेप ऐसी जैसे सर्कल है, तो सर्कल का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर आपने क्रॉस सेक्शन के लिहाज से वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इनटू लेंथ जो है उसका वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिंटल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि लिंटल की शेप कैसी होती है। तो लिंटल जो है वो या तो स्क्वायर शेप का होगा या रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो अगर रेक्टेंगुलर शेप का लिंटल है तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ हमने क्या लेनी, कहाँ से लेनी है कि ये जो 3 इफेक्टिव स्पैन हमने निकाले थे उन तीनों में से हमने लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट की थी, उसको हम लेंथ ऑफ जो है लिंटल कंसिडर कर लेंगे। ब्रेथ ऑफ लिंटल हम कहाँ से लेंगे? जो ब्रेथ ऑफ लिंटल है वो हम थिकनेस ऑफ वाल के बराबर रखते हैं, वहाँ से हमें ब्रेथ ऑफ लिंटल मिल जाएगी। और अब हाइट ऑफ लिंटल कहाँ से लेंगे? कि ये जो हमने 3 मेथड से 3 क्राइटेरिया से जो हाइट ऑफ लिंटल निकालनी है, इन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू हमने सेलेक्ट की है वो हाइट ऑफ लिंटल को हम एज इस फार्मूले में वॉल्यूम में उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। इसी वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ लिंटल आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो वेट है वो वेट किसका होगा? वेट ऑफ मेसनरी, कि जो हमने जिस दीवार को हमने लिंटल की मदद से सहारा देना है उस दीवार का वज़न कितना होगा। तो ये जो दीवार का लोड है, कितनी दीवार का जो वज़न है वो लिंटल के ऊपर आएगा, जितना लिंटल का इफ़ेक्टिव स्पैन होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ेक्टिव स्पैन जो है वो 6 फीट है, तो 6 फीट की जो ब्रिक्स लेयर्स होंगी उन्हीं का जो वेट है वो लिंटल के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल जो लिंटल के ऊपर हमने दीवार बनाई है उसका जो हाइट है दीवार की वो 10 फीट है, तो आरसीसी लिंटल ने क्या करना है? सिर्फ जितना उसका इफेक्टिव स्पैन होगा, अगर वो 6 फीट है तो 6 फीट लेयर्स में 6 फीट की लंबाई में हाइट में जितनी लेयर्स आएंगी ये उसके वज़न को सिर्फ बर्दाश्त करेगा। अदरवाइज जो दूसरा वज़न है, दूसरी लेयर्स का वज़न है, वो लेयर्स बाय लेयर्स जो है वो पहली लेयर से दूसरी लेयर पे ट्रांसफ़र होगा, दूसरी से तीसरी से। जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं ईंटों की, इनकी मदद से ये वज़न बर्दाश्त करेंगे और ट्रांसफ़र होते होते ये साइड वाल के ऊपर आ जाएगा। अब जब हमने वेट ऑफ मेसनरी कैलकुलेट करना है तो इसमें मेन एक पॉइंट ये है जो माइंड में रखना है कि लिंटल पे वज़न कैसे ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल लिंटल का जो इफेक्टिव स्पैन है वो 6 फीट है और यहाँ तक जो है इस लेयर तक लिंटल की हाइट, जो दीवार है उसकी हाइट बनती है 6 फीट। तो क्या होगा कि अब ये 6 फीट की जो दीवार है इसका आरसीसी लिंटल पे लोड कैसे ट्रांसफ़र होना है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये वाला जो स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन है, ये 6 फीट है, तो हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे इफेक्टिव स्पैन के। अब 2 ही पॉइंट हम ऊपर भी लगा लेंगे, ये जो है वो लिंटल का इफेक्टिव स्पैन है। तो लोड कैसे ट्रांसफ़र होना है कि हम इफेक्टिव स्पैन का हाफ कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उसका सेंटर आता है, तो स्टॉप पे क्या होगा? अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे पहली ईंट है तो इस ईंट का लिंटल पे वज़न क्या होगा? मिनिमम होगा। जो हम लिंटल की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ़ लेयर्स या नंबर ऑफ़ ब्रिक्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम लोड होगा। इस पॉइंट पे आके जो हमने इफेक्टिव स्पैन का एक पॉइंट सेट किया है वहाँ पे लोड क्या होना है? मैक्सिमम हो जाना है। टॉप पे मिनिमम, लिंटल पे आके लोड क्या हो रहेगा? मैक्सिमम हो रहेगा। इसी तरह दूसरी साइड पे लोड क्या होगा? टॉप पे मिनिमम और इफेक्टिव स्पैन पे आके लोड ने क्या होना है? मैक्सिमम हो जाना है। तो ये सारा जो बताने का मकसद क्या है कि जो दीवार का वज़न है वो लिंटल के ऊपर किस शेप में आएगा? ट्रायंगुलर शेप में आएगा। टॉप पे मिनिमम, लिंटल के ऊपर आके एक साइड पे मैक्सिमम, इसी तरह टॉप पे मिनिमम और दूसरी साइड पे आके इसने मैक्सिमम होना है। तो जो दीवार का वज़न है वो किस सेंस में आएगा लिंटल के ऊपर? वो एक ट्रायंगल की शक्ल में आएगा। ट्रायंगुलर सेंस में लोड जो है वो लिंटल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर यहाँ से लिंटल फेल होता है विद ड्यू टू लोड, तो क्या होगा कि इस ट्रायंगल के अंदर जितनी लेयर्स होंगी, जितनी ईंटों की लेयर होंगी या जितनी ईंटें होंगी वो सारी की सारी जो है वो नीचे गिर जाएंगी या दरवाजे के ऊपर उनका वज़न आ जाएगा। और जो मैसनरी है उसका लोड कैसे लिंटल पे डिवाइड होगा? ट्रायंगुलर सेंस में डिवाइड होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है डिज़ाइन का लिंटल के, कि टॉप पे लोड क्या होगा? मिनिमम होगा और लिंटल के ऊपर लोड आके मैक्सिमम एक साइड पे, इसी तरह दूसरी साइड पे टॉप पे लोड मिनिमम और इफेक्टिव स्पैन के ऊपर या लिंटल के ऊपर आके लोड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो लोड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस सेंस में होगी? ट्रायंगुलर की सेंस में होगी। तो अगर हमने लोड कैलकुलेट करना है, लोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें पता है कि वेट ऑफ मैसनरी वर्क हमने निकालना है।
तो वो कैसे निकालते हैं कि स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। अब हम वेट किसका निकाल रहे हैं, वेट हम निकाल रहे हैं मैसनरी का, तो जो स्पेसिफिक वेट हमने लेना है वो भी मैसनरी का होगा और वॉल्यूम भी हमने क्या करना है, मैसनरी का ही लेना है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ मैसनरी तो ये पॉइंट्स हैं, ये इनको आपने याद रखना है। या कोड के मुताबिक क्या है कि अगर स्पेसिफिक वेट हमने मैसनरी का निकालना है तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जो मैसनरी है उसका वेट आता है 1920 किलोग्राम, और अगर 1 फीट क्यूब में लेते हैं तो 1 फीट क्यूब के अंदर जो मैसनरी है उसका जो वेट आता है वो 120 आता है। तो जब हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए हमें पता होना चाहिए कि लिंटल के ऊपर दीवार का वज़न किस तरह आता है। तो लिंटल के ऊपर जो दीवार का वज़न है वो ट्राइंगुलर सेंस में आता है। तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, या लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम हम किस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम डिपेंड करता है कि हम किसी भी बॉडी को, किसी भी स्ट्रक्चर को किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिंटल को सामने से देख रहे हैं, इसको एलिवेशन के लिहाज से, फ्रंट व्यू के लिहाज से देख रहे हैं, तो इसका जो एरिया आएगा वो होगा लेंथ के हिसाब से, इफेक्टिव स्पैन के लिहाज से ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसकी मोटाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा, थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसी लिंटल को साइड से देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन के लिहाज से देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि एरिया निकलेगा क्रॉस सेक्शन के लिहाज से, और वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिंटल को हम सामने से देख रहे हैं तो इसमें जो लिंटल का एरिया आएगा वो लेंथ के हिसाब से आएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दीवार की जो थिकनेस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मैसनरी वॉल है, ब्रिक मैसनरी है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी ये गिवन होगी कि 9 इंच की दीवार है, 13.5 इंच की वाल है, 18 इंच की वाल है, वो डिपेंड करेगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो थिकनेस ऑफ वाल तो ये अंडरस्टूड है, या क्वेश्चन में ये गिवन होगी। अब एरिया कैसे निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो ट्राइंगल का एरिया है वो बराबर होता है 1/2 इंटू, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, किसके बराबर है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ जो है उसकी चाहिए, वाल की हाइट चाहिए। अगर वाल की हाइट हमें गिवन नहीं है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे कि एक ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी जो है ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइडें, तमाम जो जाविये हैं वो बराबर होते हैं, उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है 3√4 इंटू साइड का स्केयर, 3√4 इंटू साइड का 3√4 इंटू साइड का स्केयर। तो यहाँ साइड से मुराद क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन होगा, और इफेक्टिव स्पैन जो हमने कैलकुलेट कर लिया है उसमें थिकनेस ऑफ वाल प्लस करके, उसमें रफ डेप्थ प्लस करके, और या उसमें बेरिंग ऑफ लिंटल जो है हाफ दोनों साइड से प्लस करके, तो ये जो साइड होगी यहाँ हमने इफेक्टिव स्पैन लेना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 3√4 इंटू साइड का स्केयर। यहाँ साइड से मुराद क्या होगा, क्योंकि हम ट्राइंगल को सामने से देख रहे हैं तो इसका इफेक्टिव स्पैन आएगा। TW से मुराद होगा थिकनेस ऑफ वाल, वो जो हमें गिवन होगी। तो यहाँ से वॉल्यूम से आगे वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। F के सिस्टम में 120 होगा और M के सिस्टम में स्पेसिफिक वेट जो 1920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वेट ऑफ मैसनरी वर्क आ जाएगा। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास बिल्डिंग की टाइप कौन सी है। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है तो उसमें क्या होगा कि लिंटल पे सिर्फ यही 2 लोड आएंगे, एक लिंटल का अपना और दूसरा मैसनरी का लोड। तो ये जो दोनों लोड हैं ये किस तरह के हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का जो अपना वेट होता है, जो आगे पीछे मूव नहीं करता, रेस्ट करता है, एक ही जगह पे रहता है, अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज नहीं करता, ऐसे लोड को हम कहते हैं डेड लोड। तो यहाँ पे जो हमने वेट ऑफ लिंटल कैलकुलेट किया ये भी डेड लोड है, और जो वेट ऑफ मैसनरी वर्क निकाला है, मैसनरी वाल निकाला, ये भी डेड लोड है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लोड को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डेड लोड आ जाएगा। टोटल डेड लोड के बाद जो है
ACI मेथड के लिहाज से हम क्या करते हैं कि फैक्टर लोड कैलकुलेट करते हैं कि हम लोड को बढ़ा लेते हैं। कितना बढ़ाते हैं? डेड लोड को 20% और लाइव लोड को 60% बढ़ाते हैं। तो फैक्टर लोड हम कैलकुलेट कर लेंगे। फैक्टर लोड बराबर होगा WU इंटू 1.2 WD प्लस 1.6 WL। WD से मुराद है UDL डेड लोड और WL से मुराद है UDL लाइव लोड। तो लिंटर पे लाइव लोड तो आने ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जो दोनों डेड लोड आए हैं उसको हम इंक्रीजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से फैक्टर्ड लोड आ जाएगा। अब यहाँ से जो अक्सर स्टूडेंट जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए यहाँ से उनसे गलती हो जाएगी कि ये जो लिंटल का हमने लोड निकाला है जो कि UDL भी है और लिंटल का अपना वज़न भी है, उसमें मैसनरी का वज़न भी शामिल है। तो ये जो लोड आया है कि ये कितनी लंबाई का है, क्या ये सारे लिंटर का लोड है या ए जो है वो यूनिट लेंथ का लोड है। तो इसमें हमने क्या करना है कि ये जो लोड हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर भी हमने लंबाई जो है वो फुल लेंथ जो लिंटर की पुट की है, इसके अलावा जब आप वाल की, और जहाँ पे हमने लिंटर का लोड निकाला है तो वहाँ पर भी हमने पूरी लेंथ जो है वो पुट की है। तो यहाँ पे जो हमने क्या करना है, जितना भी UDL लोड जो लोड हमने निकाला होगा जो कि UDL भी है और डेड लोड भी है, लेकिन ये UDL होने के साथ साथ ये टोटल लेंथ का लोड है। तो हमने इसको क्या करना है, पर यूनिट लेंथ में खुद चेंज करना है। किस तरह चेंज करेंगे कि UDL लोड को जो है जिसकी जितनी लिंटल की लंबाई उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास लोड जो है वो पाउंड्स पर फुट्स के अंदर या किलोग्राम पर मीटर के अंदर आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको हम यूनिट लेंथ लोड भी कहते हैं उसके हिसाब से ये लोड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने नंबर 5 स्टेप है कि बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। बेंडिंग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि बीम की जो सपोर्ट्स हैं वो किस तरह की हैं। तो जो लिंटल है इसकी दो सपोर्ट होती हैं, दोनों साइड पे होती हैं, और सपोर्ट भी कैसी होती हैं कि लिंटल और जो दीवार है, लिंटल सिर्फ दीवार के ऊपर रेस्ट करता है, इनका आपस में कोई बाइंडिंग कनेक्शन नहीं होता, इनको आपस में कोई बाइंड नहीं किया गया होता। तो ऐसी सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल सपोर्ट कहते हैं। तो सिंपल सपोर्ट के लिए बेंडिंग मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट बराबर होगा WU/L²/8। WU से मुराद है फैक्टर UDL लोड या अल्टीमेट UDL लोड जो यूनिट लेंथ के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, और स्मॉल एल से मुराद है इफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटल जो हमने पीछे जो थर्ड जो है स्टेप में कैलकुलेट किया था उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू आएगी। बेंडिंग मूवमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करनी है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है कि ये लोड के हिसाब से या वो गहराई है जिसके ऊपर लोड असरअंदाज होता है, और ये इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। इफेक्टिव डेप्थ जो है टॉप फाइबर से लेकर जो मेन बार हैं टेंशन स्टील की, अब स्टील बार ऊपर भी प्रोवाइड की जाती हैं, इनको जो कंप्रेशन जोन में आती हैं ये मेन बार नहीं होती, ना ही इनका मकसद जो है लोड बर्दाश्त करना होता है, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होती हैं, ये ऊपर से आने वाले वजन को स्टिरप्स की मदद से मेन बार के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये जो मेन बार हैं इन्हीं ने टेंसाइल फोर्सेस को, टेंसाइल लोड को बियर करना है। तो टॉप फाइबर से लेकर मेन बार के सेंटर तक जो गहराई होगी उसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं और D से डिनोट करते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ को D से डिनोट करते हैं और किसके बराबर होती है, ये MU/0.205 FC प्राइम इंटू B। MU से मुराद है अल्टीमेट और फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट, ये जो हमने लोड के हिसाब से और स्पोर्ट्स के हिसाब से कैलकुलेट की है। 0.205 ये फैक्टर है, इंटू FC प्राइम से मुराद है अल्टीमेट स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, या इसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन एट 28 डेज, कि 28 दिनों के बाद जो कंक्रीट की स्ट्रेसिस होंगी कंप्रेशन के अंदर उसको हम FC प्राइम से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर 1:4 रेशो की कंक्रीट है और उसमें किसी भी किस्म का एडमिक्सचर इस्तेमाल नहीं किया, तो FC प्राइम की जो वैल्यू है 1:4 के लिए तकरीबन ये 3000 PSI जो है फुट पाउंड सिस्टम में ये मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए विदाउट एडमिक्सचर। अगर इसमें एडमिक्सचर ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और B से मुराद क्या होगा, ब्रेथ ऑफ लिंटल होगा, और ब्रेथ ऑफ लिंटल हम कितनी लेते हैं, थिकनेस ऑफ वाल के बराबर लेते हैं। हाइट जो D हमने निकाली है ये इफेक्टिव डेप्थ है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये टॉप फाइबर से लेकर मेन बार के सेंटर तक। इफेक्टिव डेप्थ जो है यही डिज़ाइन डेप्थ होती है, इसी ने लोड को बर्दाश्त करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि मेन बार का सेंटर उससे नीचे कंक्रीट की एक लेयर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कंक्रीट कवर कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है, ये जो मेन बार के सेंटर से लेकर
बॉटम फाइबर तक डिस्टेंस है, इसको हम कंक्रीट कवर कहते हैं। इसका मकसद क्या है कि इसने जो मेन बार है या स्टील बार्स हैं इनको रस्टिंग से बचाना है, अब्रेजन से बचाना है, फ्रिक्शन से बचाना है, फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्टील की बढ़ानी है। तो हम क्या करते हैं, नीचे कंक्रीट लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने टोटल हाइट निकालनी है कि डिज़ाइन जो है हम लिंटल की इफेक्टिव डेप्थ करते हैं, डिज़ाइन डेप्थ जो है इफेक्टिव डेप्थ ही होती है, लेकिन जो लिंटल को फिजिकली साइड के ऊपर बनाया जाता है वो टोटल हाइट के हिसाब से होता है। और टोटल हाइट हम कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव डेप्थ के अंदर कंक्रीट कवर को ऐड कर देते हैं। और कंक्रीट कवर हम कितना लेते हैं, तकरीबन 1 पॉइंट जो है वो इसकी 1.5 इंच इसकी वैल्यू रखी जाती है। एम के सिस्टम में या सिस्टम इंटरनेट, ये FPS सिस्टम में होगी। एम के सिस्टम इसकी वैल्यू ली जाएगी 38 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो इसकी जो वैल्यू है 3.8 सेंटीमीटर ली जाएगी। तो इफेक्टिव डेप्थ के अंदर कंक्रीट कवर ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगी, लिंटल की हाइट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू ACI कोड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जो अदारा है कंक्रीट डिज़ाइन के लिहाज से जो हमें गाइडलाइन देता है, रूल्स रेगुलेशन या स्पेसिफिकेशन बताता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लिंटल की हाइट है नॉट लेस देन 6 इंचज़ एंड अकॉर्डिंग टू ब्रिक लेयर्स, के जो लिंटल की मिनिमम हाइट है वो कम अज़ कम जो लिंटल की हाइट है वो 6 इंच होनी चाहिए, 2 रद्दों के बराबर होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर। और इसमें हमने ये देखना है कि जो हाइट हमने सेलेक्ट करनी है वो किसके लिहाज से, अकॉर्डिंग टू ब्रिक लेयर के हिसाब से हो। नंबर 7 स्टेप क्या होगा कि हमने स्टील रेशो कैलकुलेट करनी है। स्टील रेशो हम कैसे कैलकुलेट, स्टील रेशो का मतलब क्या होता है कि स्टील रेशो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमने एरिया ऑफ स्टील कितना रखना है। एरिया ऑफ स्टील जो है वो 3 तरीके से हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। एक है मिनिमम लिमिट, एक है मैक्सिमम लिमिट और एक है विद रिस्पेक्ट टू लोड। मिनिमम लिमिट क्या होता है, मिनिमम लिमिट हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या हमें गाइडलाइन देता है कि मिनिमम रेशो से कम स्टील अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो लिंटल है वो वैसे ही फेल हो जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट हमें ये इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन देता है कि अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा स्टील इस्तेमाल करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, ये कास्ट फ्रेंडली जो है वो नहीं रहेगा। तो एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कैसे निकालेंगे, AS मिनिमम बराबर होगा मिनिमम स्टील रेशो इनटू ब्रेथ इनटू इफेक्टिव डेप्थ। B से मुराद होगा ब्रेथ ऑफ लिंटल और D से मुराद क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लिंटल, जो हमने लोड के हिसाब से गहराई को कैलकुलेट किया है। और मिनिमम स्टील रेशो कैसे निकालेंगे, मिनिमम स्टील रेशो जो निकालने हैं अकॉर्डिंग टू ACI कोड के लिंटल के अंदर मिनिमम जो स्टील है वो 1.4 ओवर FY और 200 ओवर FY। ये बीम में और लिंटल के अंदर बीम जो है और लिंटल जो है वो भी एक बीम की टाइप ही है, सिर्फ इनकी जो लोकेशन है उसका फ़र्क है कि बीम को हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब के नीचे वज़न को सपोर्ट करने के लिए, और लिंटल को हम प्रोवाइड करते हैं कि दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, दीवार के वज़न को सहारा देने के लिए। तो जो स्टील रेशो है बीम की और लिंटल की वो एक जैसी ही होती है अकॉर्डिंग टू ACI कोड के। मिनिमम स्टील रेशो कितनी होगी, 1.4 ओवर FY और 200 ओवर FY। तो जो 1.4 ओवर FY की वैल्यू है ये हमने इस्तेमाल करनी है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, यानी कि जहाँ पे जो लोड्स है वो न्यूटन के अंदर या किलो न्यूटन में है और स्ट्रेसिस जो है मेगा पास्कल के अंदर या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है। तो वहाँ पे हम जो मिनिमम स्टील रेशो वो 1.4 ओवर FY लेंगे। और जबकि अगर FPS सिस्टम है, जो मेजरमेंट्स हैं या स्ट्रेसिस हैं वो फुट पाउंड सिस्टम में गिवन की गई हैं कि यानी कि स्ट्रेसिस जो है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच में है, मेजरमेंट जो है लेंथ और इंचज़ में है। तो वहाँ पे लेंथ मेजरमेंट जो लेंथ और उसमें फुट और इंचज़ में है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि 200 ओवर FY जो है वो मिनिमम स्टील रेशो की वैल्यू लेंगे। और एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम स्टील रेशो इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ। इसके बाद हमने क्या करना है, मैक्सिमम लिमिट चेक करनी है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम की वो होगा मैक्सिमम स्टील रेशो इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ। और मैक्सिमम स्टील रेशो कैसे निकालेंगे, ये भी अकॉर्डिंग टू कोड लिमिट है ACI कोड कि मैक्सिमम स्टील आप बीम में या लिंटल में कितना इस्तेमाल करते हैं, 3/8 इंटू β1 इंटू 0.85 इंटू FC प्राइम ओवर FY। बीटा 1 क्या है, ये रिडक्शन फैक्टर है, इसकी वैल्यू जो है वो 0.85 ली जाती है। और उसके अलावा ये बीम की स्पोर्ट्स के लिहाज से या उसके यूज़ के लिहाज से भी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। FC प्राइम से मुराद है अल्टीमेट स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज और FY से मुराद है स्ट्रेसिस ऑफ स्टील एट यील्डिंग या स्ट्रेसिस ऑफ स्टील इन टेंशन है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ स्टील मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि जो हमें एक लिमिट बताएगी कि AS मिनिमम से कम स्टील हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और AS मैक्सिमम से ज़्यादा स्टील हम प्रोवाइड नहीं करेंगे।
नंबर 8 स्टेप है लिंटल डिज़ाइन का कि हम उसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोड के लोड के लिहाज से कितना हमने एरिया ऑफ स्टील जो है वो लिंटल में इस्तेमाल करना है। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के 4 मेथड हैं बीम की तरह ही, कि इसमें हम डायरेक्ट सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट मेथड को डिज़ाइन टेबल इस्तेमाल किए जाते हैं, डिज़ाइन ग्राफ होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से मैनुअल चाहिए होता है जिसमें वो सारे ग्राफ और टेबल मुहैया किए जाते हैं कि इतनी स्टील रेशो के लिहाज से कितना एरिया आएगा, स्ट्रेसिस के लिहाज से स्टील रेशो की वैल्यू कितनी होगी। जो सबसे सिंपल मेथड है वो यूजिंग ट्रायल मेथड है, और इसमें हम क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालते हैं कि जो कंप्रेशन जोन के अंदर स्ट्रेसिस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ऊपर वो कैसे हो रही है, उस ब्लॉक को हम स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं और उसकी हाइट को हम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं। तो नॉर्मली ये स्ट्रेस ब्लॉक कैसे होता है कि अगर आरसीसी का बीम है, ये इसकी ब्रेथ है, यहाँ पे हमने मेन बार जो है वो प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, ये एक्सिस है जो दोनों जोन को अलग करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे कंप्रेशन जोन है, यहाँ पे टेंशन जोन है। तो ये डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक होगा, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं कि टॉप फाइबर से लेकर इफेक्टिव डेप्थ तक, ये जो स्टील बार के सेंटर तक ये जो डेप्थ है इसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, और ये बीम की डेप्थ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही लोड को रेजिस्ट करता है, इसी का मकसद जो है लोड को बर्दाश्त करना होता है, और इसी डेप्थ को हम डिज़ाइन करते हैं। तो स्ट्रेसिस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है अकॉर्डिंग टू विटने इक्वेशन के ACI मेथड में या लिमिट स्टेट मेथड में जो स्ट्रेसिस हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि टॉप फाइबर पे स्ट्रेसिस ज़्यादा होंगी कंप्रेशन में, जो हम नीचे आएंगे तो इन एक दफ़ा एक पॉइंट पे जाके स्ट्रेसिस बढ़ेंगी और फिर क्या होंगी, स्ट्रेसिस कम होना शुरू हो जाएंगी, न्यूट्रल एक्सिस पे आके स्ट्रेसिस जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो टॉप पे जो स्ट्रेसिस हैं कंप्रेशन की होंगी, एक पॉइंट पे ये ज़्यादा होंगी, जूं नीचे आएंगी जो स्ट्रेस ब्लॉक बनेगा उसके सेंटर के ऊपर स्ट्रेसिस की वैल्यू दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी। सेंटर से जैसे ही नीचे मूव करेंगे और न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेसिस कम होती होती न्यूट्रल एक्सिस पे आके ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये जो ब्लॉक बनता है इस ब्लॉक को हम स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं कि लोड के हिसाब से डिफरेंट जोन के अंदर स्ट्रेसिस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो ACI मेथड में स्ट्रेसिस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि कंप्रेशन जोन में टॉप पे स्ट्रेसिस की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, तकरीबन वो अल्टीमेट स्ट्रेस का जो है वो 85% ली जाती है टॉप फाइबर के ऊपर। ये टॉप फाइबर से बैरूनी किनारे से जैसे ही नीचे आते हैं सेंटर पे आके सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG की सेंट्रॉइड के ऊपर आके स्ट्रेसिस एक दफ़ा बढ़ती हैं कंक्रीट की और उसके कंप्रेशन में, और फिर क्या होता है कि यूं ये न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जाती हैं, फिर सडनली इसकी वैल्यू कम होना शुरू होती है और न्यूट्रल एक्सिस पे आके स्ट्रेसिस ज़ीरो होती हैं। ये जो ब्लॉक बनता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस ब्लॉक, और इसकी डेप्थ को हम कहते हैं डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। तो ये डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पहले ट्रायल में हम जो है वो अज्यूम करते हैं कि डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो है वो D/3 to D/4 के बराबर होगी। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हम सेट कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक आ जाएगी। इसके बाद एरिया ऑफ स्टील हमने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लोड, उसका फार्मूला क्या होगा, MU/0.9 × FY × D-A/2। MU से मुराद होगा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो हमने स्पोर्ट कंडीशन के लिहाज से और अल्टीमेट फैक्टर लोड के लिहाज से हमने कैलकुलेट किया है। FY से मुराद है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, जो कि ग्रेड पे डिपेंड करता है कि अगर 40 ग्रेड का स्टील है तो उसके लिए जो स्ट्रेसेस हैं वो 40 टेंसाइल वो 40,000 PSI होंगी, अगर 60 ग्रेड का स्टील है तो उसके लिए 60,000 PSI होंगी स्ट्रेसेस। D से मुराद है इफेक्टिव डेप्थ और A से मुराद है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। जो यहाँ से हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल लेना है। ये जो मेथड हमने सेलेक्ट की ये ट्रायल मेथड है, इसमें क्या होगा कि A और AS की वैल्यू को हम बार बार कैलकुलेट करते रहेंगे। मिनिमम जो है वो 3 दफ़ा हमने A और एरिया ऑफ स्टील की डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक और एरिया ऑफ स्टील को हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले A कैलकुलेट किया, फिर AS निकालेंगे, फिर हमने क्या करना है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक की वैल्यू दोबारा निकालनी है, वो एरिया के हिसाब से होगी, एरिया ऑफ स्टील इंटू FY/0.85 FC' B। यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी, फिर इस A के हिसाब से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो कम से कम 3 बार हमने इसको रिपीट करते रहना है और
तीसरी दफ़ा जो एरिया ऑफ स्टील आएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने की रीज़न बैकग्राउंड थ्योरी उसकी क्या होगी कि जो तीसरी ट्रायल में एरिया ऑफ स्टील आएगा वो दूसरे ट्रायल के एरिया ऑफ स्टील के तकरीबन करीब होगा। और जब उसको सेलेक्ट करना है तो उसमें दो फैक्टर देखने हैं कि एरिया जो स्टील हमने लोड के हिसाब से तीसरे ट्रायल में निकाल लिया है वो एएस मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और एएस मैक्सिमम से कम होना चाहिए। अब लास्ट स्टेप है कि लिंटल के अंदर हम आखिरी जो है वो जो मेन डिज़ाइन है, डिज़ाइन का जो मेन थीम है कि हम रीइंफोर्समेंट डिटेल देते हैं। रीइंफोर्समेंट डिटेल से मुराद ये है कि हम ये बताते हैं कि डायमीटर ऑफ बार कितना रखेंगे, नंबर ऑफ बार कितने होंगे। तो जो आखिरी स्टेप है लिंटल डिज़ाइन का उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ बार निकालने का जो फार्मूला वो क्या है कि ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ स्टील ओवर एरिया ऑफ बार। तो अगर हम बड़े डाई की जो बार इस्तेमाल करेंगे तो नंबर ऑफ बार कम आएंगे, अगर छोटे डाई की बार इस्तेमाल करेंगे तो नंबर ऑफ बार ज़्यादा हो जाएंगे। तो एरिया बार किस तरह निकालते हैं कि एरिया बार होता है ये डिपेंड करता है शेप के ऊपर, हमने किस शेप का जो है वो बार सेलेक्ट की हुई है। तो नॉर्मली जो है कंस्ट्रक्शन में आरसीसी के अंदर सर्कुलर शेप की बार इस्तेमाल की जाती है और इसका एरिया था πd²/4। और लिंटल के लिए जो हम बार इस्तेमाल करते हैं उसका डाया होता है 3 सूत्र से लेकर 5 सूत्र तक, 3/8 इंच से लेकर 5/8 इंच तक। और मिलीमीटर में कितना होता है 8 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर तक। और अगर नंबर ऑफ बार जो हैं वो 2 से कम आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा मतलब 4-5 फीट की दीवार है जिसको हमने लिंटर की मदद से सहारा दिया हुआ है, अगर लिंटर नंबर ऑफ बार जो हैं वो 1 से 1 आ रहा है या 2 से कम आ रहे हैं या 1 से भी कम आ रहा है तो मिनिमम हमने क्या करना है आरसीसी लिंटल के अंदर कम अज़ कम हमने 2 सरिये जो हैं वो 2 बार जो हैं वो टेंशन जोन के अंदर हमने प्रोवाइड करनी ही करनी है। और इसी तरह दो बार है डिस्ट्रीब्यूशन जोन में वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। इनका मकसद क्या होगा कि ये लोड को मेन बार पे ट्रांसफ़र करेंगी, एंकरेज के लिए इस्तेमाल होंगी और इसके अलावा ये टेम्परेचर को भी बियर करेंगी। मज़ीद जो है ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और जो है वो शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।